तो आज की हमारी इस वीडियो में हम एक बहुत ही बहुचर्चित और महत्वपूर्ण टॉपिक पर ये वीडियो आज की हम लेकर आए हैं। इस वीडियो को बनाते समय या इस वीडियो में जो भी चर्चा हम आज करने वाले हैं, ये मैं मानकर चल रहा हूँ कि ये वीडियो जो छठी क्लास से पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट करने वाला स्टूडेंट है वो भी इस वीडियो को देख रहा है, और इसके बाद सेकेंडरी लेवल, हायर सेकेंडरी लेवल, ग्रेजुएशन या फिर किसी भी लेवल पर या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर आपके पॉलिटी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो उन छात्रों के लिए, उन अभ्यर्थियों के लिए भी ये वीडियो कारगर होगी, उनके भी काम की होगी। इस उद्देश्य से और वही सब चीज़ें इंक्लूड करके मैं इस वीडियो में आज लेकर आया हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन पार्लियामेंट के बारे में, भारतीय संसद के बारे में। संसद की संरचना क्या है, उसके प्राधिकारियों के बारे में, उसके कार्यकाल के बारे में या संसद से जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण चीज़ें हम विस्तार से इस वीडियो में समझेंगे। और साथ ही साथ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि इन सभी चीज़ों के साथ साथ हम इनसे संबंधित जो अनुच्छेद, जो आर्टिकल्स हैं संविधान के, उनके बारे में भी इस वीडियो में हम विस्तार से बात करने वाले हैं। यानी संसद की संरचना, उसके प्राधिकारी, उसकी कार्यविधि इत्यादि के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। और साथ ही साथ उसके जो आर्टिकल्स हैं, जो उसके अनुच्छेद हैं संविधान के, किस अनुच्छेद के तहत क्या है संसद से संबंधित, उसके बारे में भी हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो देखिए, एक बहुचर्चित विषय जिसकी जो आधारित संरचना अगर किसी छात्र को समझनी है तो वो भी इस वीडियो को देखें। और अगर किसी स्टूडेंट को, किसी अभ्यर्थी को किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भारतीय संसद को समझना है, या अगर कोई परीक्षा ना भी देनी है तो केवल भारत की संसद को समझना है, भारतीय पार्लियामेंट को समझना है, तो उसके लिए भी ये वीडियो बहुत कारगर है। तो देखिए, शुरू करते हैं हम आज की हमारी ये वीडियो, जिसमें हम संसद की यानी इंडियन पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं। संसद, जिसे आप पार्लियामेंट के नाम से भी जानते हैं, अगर इसकी बात करें तो इसका जो वर्णन है, इसकी जो पूरी व्याख्या है हमारे संविधान में, भारतीय संविधान में, वो अनुच्छेद 79। देखिए, मैंने कहा कि मैं सभी अनुच्छेद साथ ही साथ आपको पता चलूंगा, तो 79 यानी कि 79, संविधान का अनुच्छेद 79 हमें संसद के बारे में बताता है। संसद का पूरा वर्णन, पूरी व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 79 में, 79 में इसका वर्णन है। इस सबसे पहले मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि भारतीय संसद का जो पूरा वर्णन है वो हमारे संविधान का भाग 5, संविधान का जो भाग 5 है, संविधान के भाग 5 में इसका वर्णन है। और वहीं से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। आप ध्यान रखें, अगर सवाल में किसी परीक्षा में पूछा जाए कि संविधान के किस भाग में, जो संविधान के भाग हैं, पार्ट्स हैं, उसमें से किस भाग में हमारी संसद के बारे में जानकारी दी गई, तो संसद के संविधान के भाग 5 में संसद की विस्तृत व्याख्या है। और संसद का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 79 में, 79 में हमें मिलता है। इसके बाद जैसे कि हम देखें कि संसद की व्याख्या करते समय हम जानते हैं कि संसद के 3 अंग हैं, संसद के 3 भाग हैं। यानी जो हमारे देश की संसद है वो त्रिस्तरीय है, उसमें 3 भाग, 3 हिस्से हैं हमारे देश की संसद के। इन 3 हिस्सों में से जो पहला हिस्सा है वो है लोकसभा। संसद का पहला अंग कहें कि संसद का पहला भाग कहें, वो है लोकसभा। दूसरी है राज्यसभा, और तीसरा अंग संसद का है राष्ट्रपति। इन 3 अंगों में, इन 3 अंगों से मिलकर हमारे देश की संसद बनी है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति हैं। इन 3 अंगों में से 2 अंग यानी कि लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन हैं, और जो तीसरे हैं वो देश के राष्ट्रपति का पद है, जिसकी संसद में, जिसकी देश की पार्लियामेंट में महत्वपूर्ण भूमिका है। हालांकि राष्ट्रपति के पास जो शक्तियां हैं वो कार्यकारी भी हैं और विधायी शक्तियां भी हैं। जो देश में राष्ट्रपति पद के विषय में या राष्ट्रपति के अधिकारों या शक्तियों के विषय में हम विस्तृत किसी अन्य वीडियो में बात करेंगे। लेकिन यहाँ जब हम संसद की संरचना की बात कर रहे हैं तो वहाँ राष्ट्रपति भी संसद के एक महत्वपूर्ण अंग हैं। अगर हम बात करें कि जो हमारी संसद का निर्माण हुआ वो संविधान के अनुच्छेद 79 यानी 79 के तहत हुआ है। इसके बाद राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा का वर्णन हमारे संविधान के अनुच्छेद
80 में मिलता है और लोकसभा का वर्णन हमारे संविधान के अनुच्छेद 81 में 81 में मिलता है। और जबकि राष्ट्रपति लोकसभा के राष्ट्रपति संसद के अंग होंगे, राष्ट्रपति के विषय में जो हमें मिलता है वर्णन कि भारत के एक राष्ट्रपति होंगे, वो संविधान के अनुच्छेद 52 में है, 52 में। तो यहाँ हमने देख ली कि संसद की जो मुख्य संरचना है, संसद के बारे में, संसद होगी, संसद की आंतरिक जो अंग क्या क्या होंगे, उन सब के बारे में वर्णन है आर्टिकल 79 में। लोकसभा का जिक्र है आर्टिकल 81 में और राज्यसभा का आर्टिकल 80 में। राष्ट्रपति जो देश के होंगे उनके बारे में वर्णन है आर्टिकल 52 में, 52 में। जैसा कि मैंने कहा कि इस वीडियो में हम राष्ट्रपति वाला जो पोर्शन है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम संसद की संरचना और संसद के कार्यों की बात कर रहे हैं। तो लोकसभा राज्यसभा के बारे में हमने बात कर ली कि कौन कौन से अनुच्छेदों के तहत लोकसभा और राज्यसभा का गठन होगा। इसके बाद हम बात करें कि देखिए, इससे थोड़ा सा हटकर अगर मैं बात करूं कि अनुच्छेद 82, संविधान का जो अनुच्छेद 82 है, अनुच्छेद 82 है, वो इस चीज़ को लेकर है कि हमारी जो लोकसभा है, लोकसभा सीट्स की, अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा अगर डिफरेंटली लिख लूँ, इसको आप अलग से लिख लें कि देखिए यहाँ मैं अगर सीक्वेंस में लेकर चलूँ सभी आर्टिकल्स को, तो 79, 80, 81, तो 82 भी आप यहीं से समझते चलें। संविधान का अनुच्छेद 82 क्या कहता है? संविधान का अनुच्छेद 82 ये कहता है कि लोकसभा की जो सीट्स होंगी, लोकसभा की जो सीटें होंगी, जिसके बारे में बात करेंगे, तो लोकसभा सीट्स को लेकर कि लोकसभा की सीटों में जो परिवर्तन हो सकता है, जो उसमें चेंजेस आ सकते हैं, यानी कि लोकसभा की सीट्स को हम रीसफल कह सकते हैं, रीअरेंज कह सकते हैं, कि वो चीज़ को लेकर जो है कहाँ, अनुच्छेद आर्टिकल 82 में इसका वर्णन है। इसके बाद हम बात करें लोकसभा राज्यसभा की बात करें, तो देखिए सबसे पहले हम बात करें कि लोकसभा और राज्यसभा ये देश की संसद के दो महत्वपूर्ण अंग हैं, देश की संसद के दो महत्वपूर्ण हिस्से हैं, जिसमें देश भर के प्रतिनिधि अलग अलग चुनाव विधियों के माध्यम से हमारे देश की संसद में पहुंचते हैं। उस संसद में जो देश में किसी भी नए कानून को बनाने और किसी भी पुराने कानून में संशोधन करने के लिए उत्तरदायी है, जिम्मेदार है, उस सदन के बारे में हम बात कर रहे हैं, संसद की बात कर रहे हैं। तो यहाँ जैसा कि हमने बात की लोकसभा की, अगर बात करें तो सबसे पहली बात कि लोकसभा के जो मेंबर्स होंगे, लोकसभा के जो सदस्य होंगे, उनकी अगर हम बात करें तो देखिए लोकसभा में हमारे जो कहा गया है कि वो कितने, कि 550 जो सदस्य हैं वो मैक्सिमम हो सकते हैं। 550 मेंबर्स जो हैं वो लोकसभा के मैक्सिमम हो सकते हैं। अधिक से अधिक जो सदस्य हो सकते हैं लोकसभा में वो 550 हो सकते हैं। और इसमें पहले जो एक प्रावधान था, जिसे मैं आपको बताऊंगा कि वो अब हट गया है, एंग्लो इंडियंस वाला, कि एंग्लो इंडियंस 2 होंगे जिनको राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत करेंगे, तो उसकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम बात करें कि हमारी लोकसभा में 550, 550 सदस्य, 550 मेंबर्स मैक्सिमम हो सकते हैं। और इनमें से अगर आप बात करें तो इन 550 में से 530 यानी कि 530 जो मेंबर्स होंगे वो जो स्टेट्स हैं, जो राज्य हैं, वहाँ से होंगे। और ये इसके बाद 20 सदस्य होंगे कि जो देश के केंद्र शासित प्रदेशों यानी कि देश के संघ शासित प्रदेशों से होंगे, यूनियन टेरिटरीज से होंगे। लोकसभा की हम बात कर रहे हैं तो लोकसभा में जो मेंबर्स होंगे वो 550 टोटल मेंबर हो सकते हैं, उसमें से 530 राज्यों से, स्टेट से, और 20 सदस्य हो सकते हैं केंद्र शासित प्रदेशों से, संघ शासित प्रदेशों से। लोकसभा की बात करते समय हम जब ये बात कर रहे हैं, उसी में आपको ये भी ध्यान हो कि अभी हमारी जो वर्तमान लोकसभा है, अभी हमारे देश की 17th यानी कि हमारे देश में अभी 17वीं लोकसभा वर्तमान में है, जो कि मई 2019 यानी कि 2019 में चुनी गई है। 17वीं लोकसभा देश की मई 2019 में चुनी गई है। और इस लोकसभा के अगर सदस्यों की बात करें कि अभी हमारे देश में कितने लोकसभा सदस्य हैं, तो उसमें हमारे पास अभी 543 सदस्य अभी वर्तमान हमारे देश की लोकसभा में हैं, जिसमें से राज्यों से हैं 530 सदस्य और विभिन्न केंद्र शासित प्रदेशों से हैं 13 सदस्य। इस तरह से 543 मेंबर्स हमारे करंटली लोकसभा में हैं। तो दो बातें यहाँ हमने कर ली, एक तो कि हमारी लोकसभा में कितने टोटली मेंबर्स हो सकते हैं, हमारे संविधान में इसका जो वर्णन है अनुच्छेद 81 में, उसमें से अभी तत्कालीन हमारी लोकसभा जो 17वीं लोकसभा है
2019 में जिस लोकसभा का गठन हुआ है उस लोकसभा में 543 मेंबर्स हैं, जिनमें से 530 राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से, यूनियन टेरिटरीज से 13 मेंबर्स हमारी लोकसभा में अभी हैं। इसके बाद जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ आपने कई बार पढ़ा होगा कि लोकसभा में 550 प्लस 2 मेंबर्स अधिकतम हो सकते हैं और 543 प्लस 2 545 मेंबर्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारी लोकसभा में पहले, अब नहीं है ये प्रावधान, पहले हमारी लोकसभा में ये प्रावधान था कि इस संख्या के बाद 2 सदस्यों को, 2 एंग्लो इंडियंस को राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं। इसका प्रावधान हमारे देश की संसद में था पहले, लेकिन इस प्रावधान को संविधान के संशोधन 104, संविधान संशोधन 104, 1/4 अमेंडमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 2019 इसे कहते हैं, जो कि जैन 2020 में, जनवरी 2020 में ये जो संविधान संशोधन है वो पारित हुआ। और इसके बाद जो एंग्लो इंडियंस वाली संख्या है इसे हमारे देश की लोकसभा से हटा दिया गया है, यानी कि एंग्लो इंडियंस कम्युनिटी से अब जो मेंबर्स हमारे देश की लोकसभा में होते थे वो अब नहीं होंगे। ये लोकसभा के विषय में है। इसी के साथ अगर बात करें, हमने मेंबर्स की बात कर ली, लोकसभा के कार्यों का संचालन करने के लिए, लोकसभा की गतिविधियों का संचालन करने के लिए लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा स्पीकर होते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष का प्रावधान है, लोकसभा अध्यक्ष होंगे और लोकसभा के अध्यक्ष तथा उनके कार्यों, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इन दोनों के पदों और इनके कार्यों का जो वर्णन है वो हमें संविधान के अनुच्छेद, हमें आर्टिकल 93 में इसका वर्णन मिलता है कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का वर्णन हमें मिलता है संविधान के अनुच्छेद 93 में, जहां इनके बारे में विस्तृत जानकारियां हैं। लोकसभा की जब हम बात कर ही रहे हैं तो यहाँ देखिए कि लोकसभा के सदस्यों की जो आयु होगी, लोकसभा के सदस्यों की जो आयु होगी, जो कह सकते हैं कि लोकसभा सदस्य होने के लिए, लोकसभा मेंबर होने के लिए, अगर अध्यक्ष की बात करें तो पहले हम अध्यक्ष को समझ लें कि लोकसभा के जो अध्यक्ष होंगे उनका वर्णन और उपाध्यक्ष का जो वर्णन है वो हमें संविधान के अनुच्छेद 93 में 93 में मिलता है। और यहाँ ये कहा गया कि जो लोकसभा के अध्यक्ष होंगे उनका चयन, उनका चुनाव, जो भी लोकसभा चुनी जाएगी, लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं जो 543, और सदस्यों में से ही किसी एक व्यक्ति को लोकसभा के सदस्य, सभी सदस्य मिलकर किसी एक व्यक्ति को लोकसभा के अध्यक्ष चुन लेंगे और इस तरह लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति होगी तथा उपाध्यक्ष की नियुक्ति होगी। ये वो होंगे कि जब जो एक कार्यकाल, यानी जब तक लोकसभा रहेगी तब तक के लिए वो लोकसभा के अध्यक्ष रहेंगे। और यहाँ मैं आपको एक और बात, जो अभी हमारे लोकसभा के अध्यक्ष हैं करेंटली, जो तत्कालीन हमारे अध्यक्ष हैं, उनका नाम है ओम बिरला। श्री ओम बिरला देश की तत्कालीन लोकसभा के अध्यक्ष हैं। यानी कि लोकसभा अध्यक्ष का जो होते हैं वो निर्वाचित सदस्य जितने भी होंगे लोकसभा के, जब भी लोकसभा का गठन होगा उस लोकसभा में से के गठन में जो भी निर्वाचित सदस्य होंगे वो अपने ही बीच से एक किसी व्यक्ति को लोकसभा का अध्यक्ष चुन लेते हैं, जो लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा की सभी गतिविधियों का संचालन करते हैं, सभी लोकसभा की गतिविधियों का और जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। इसी तरह लोकसभा के उपाध्यक्ष का भी प्रावधान है कि लोकसभा उपाध्यक्ष भी होंगे जो कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा का संचालन करेंगे। ये सभी चीज़ें करने के बाद हम थोड़ा सा बढ़ें राज्यसभा की तरफ। तो देखिए राज्यसभा के बारे में जो चीज़ें हैं कि देश में जो राज्यसभा है, राज्यसभा के लिए जो अधिकतम सीटें निर्धारित की गई हैं कि लोकसभा के राज्यसभा के सदस्य होंगे वो अधिकतम जो सदस्य होंगे उसकी संख्या 250 संविधान में इसका वर्णन है। 250 सदस्य लोकसभा के अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। और हमारे देश की वर्तमान लोकसभा, अच्छा 250 की अगर बात करें, 250 में से 238 सदस्य 238 जो मेंबर्स होंगे वो होंगे जिनका निर्वाचन, जिनका चुनाव देश के विभिन्न राज्यों से एक विशेष पद्धति के द्वारा होगा। और साथ ही साथ 12 सदस्य ऐसे होंगे कि जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे लोकसभा में। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत करते हैं और ये वो लोग होते हैं
कि जो देश की में किसी भी विशेष क्षेत्र से, शिक्षा के क्षेत्र से, कला के क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र से, विज्ञान के क्षेत्र से या खेल के क्षेत्र से ये सदस्य हो सकते हैं। हालांकि खेल के क्षेत्र का वर्णन नहीं है, लेकिन खेल में जो खिलाड़ी कलात्मक तरीके से खेलते हैं उन्हें कला वाले क्षेत्र में इंक्लूड कर लिया जाता है। तो ये 12 सदस्य जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं राज्यसभा में, और 238 सदस्य जो कि विभिन्न राज्यों से चुनकर राज्यसभा में मेंबर बनते हैं, चुने जाते हैं। इसमें अगर हम बात करें कि 238 जो मेंबर होते हैं, इन 238 में से जो मेंबर्स हैं विभिन्न राज्यों से 233 सदस्य विभिन्न राज्यों से यानी कि स्टेट से, और साथ में 12 सदस्य, और सॉरी मैं ये बता रहा हूँ कि इसमें 238 में से अभी हमारे तत्कालीन जो राज्यसभा है उसमें 233 सदस्य अभी जो हैं वो वर्तमान में हैं, और 12 सदस्य जो राष्ट्रपति ने मनोनीत किए। इस तरह से अभी हमारी तत्कालीन जो राज्यसभा है उसमें 245 सदस्य हैं। अधिकतम संख्या 250 की है राज्यसभा के सदस्यों की, और अभी हमारी तत्कालीन राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिसमें से 233 जिनको विभिन्न राज्यों से चुना जाता है और 12 सदस्य जिनको राष्ट्रपति ने मनोनीत किया है। इस तरह हमारे देश की जो वर्तमान राज्यसभा है उसकी संरचना है। अगर हम बात करें कि राज्यसभा के जो टर्म है, इन दोनों की अगर हम टर्म की बात करें, अगर इन दोनों के कार्यकाल की बात करें राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों की, उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि राज्यसभा स्पीकर की। तो आप देखिए राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, तो राज्यसभा जो सभापति होंगे इसका प्रावधान हमारे संविधान में है कि राज्यसभा के सभापति देश के उपराष्ट्रपति ही होंगे। देश के उपराष्ट्रपति ही देश के जो सभापति हैं राज्यसभा के वो होंगे, और इसके साथ साथ देश के जो उपसभापति हैं राज्यसभा के उनका भी प्रावधान है। और स्पीकर जो होंगे देश के उपराष्ट्रपति होंगे, इसका वर्णन हमारे संविधान के आर्टिकल 89 में भी दिया गया है कि राज्यसभा के जो स्पीकर होंगे, अध्यक्ष होंगे, वो देश के उपराष्ट्रपति ही होंगे। तो कई बार सवाल इस तरह का पूछा जाता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत देश के उपराष्ट्रपति देश की राज्यसभा के सभापति होंगे। आर्टिकल 89 के तहत। इसके बाद हमने बात करी जो राज्यसभा के सभापति हैं और उनके सदस्य की संख्या। यहाँ एक और चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। देखिए लोकसभा का जो गठन है वो देश में एक जो निर्वाचन प्रणाली है उसके तहत होता है, जिसे हम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहते हैं, सर्वाधिक वोट वाले की जीत का सिस्टम। यानी कि देश के सभी क्षेत्रों को, देश की सभी भागों को हमने लोकसभा क्षेत्रों में बांटा हुआ है, और इस तरह से जो लोकसभा के सदस्य हैं उनका चयन होता है वो चुनाव प्रणाली के द्वारा। जो आम चुनाव जिन्हें हम कहते हैं, जिन्हें हम जनरल इलेक्शंस कहते हैं, हर साल 5 साल होने वाले चुनाव, उनके द्वारा लोकसभा के सदस्यों का चयन होता है और इस तरह लोकसभा गठन होता है। यानी कि लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों का है। लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 साल का है। और राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा का जो कार्यकाल है, राज्यसभा एक जो है स्थायी सदन है, यानी कि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होगी। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 2 वर्षों का होता है। माफी चाहूंगा कि राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है, एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्षों के लिए होता है, लेकिन प्रत्येक 2 साल बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, वो रिटायर हो जाते हैं, क्योंकि उनका 6 साल का कार्यकाल पूरा हो जाता है। तो इस तरह से जो राज्यसभा है वो स्थायी बनी रहती है, यानी कि कभी भी राज्यसभा भंग नहीं होती। और लोकसभा आम स्थिति में, साधारण स्थिति में 5 साल बाद भंग हो जाती है। यदि किसी असामान्य स्थिति में 5 साल से पहले भी राष्ट्रपति के अनुमोदन पर लोकसभा को भंग किया जा सकता है। तो इस तरह हम राज्यसभा और लोकसभा की बात कर रहे हैं। तो यहाँ इंपॉर्टेंट एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राज्यसभा और
जो लोकसभा है इसके कार्यकाल का जो वर्णन है, यानी कि इसके जो टर्म का जो है विवरण, वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 83 यानी कि 83 में इसका वर्णन हमें मिलता है। राज्यसभा और लोकसभा के जो कार्यकाल का समय अवधि है, जो टाइम पीरियड है, उसके बारे में अनुच्छेद 83 में 83 में हमें वर्णन मिलता है। तो यहाँ अगर हम सीक्वेंस से बात करें तो 79, 80, 81, 82, 83 इन सभी के बारे में हम अभी तक बात कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे संविधान का अनुच्छेद 84, 84। तो संविधान के अनुच्छेद 84 के विषय में अगर हम बात करें तो यहाँ जो मैं इसमें ऐड ऑन कर देना चाहता हूँ इसी में राज्यसभा और लोकसभा वाले में, तो देखिए 84 आर्टिकल 84 क्या कहता है कि ये जो अनिवार्यता है, यानी कि जो सदस्य होंगे लोकसभा और राज्यसभा के, उनकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, कौन व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बन सकता है, उसका विवरण हमारे आर्टिकल 84 में दिया गया है। तो अगर आर्टिकल 84 को हम अगर इस तरह लें तो यहाँ अगर हम लें और सदस्यों की योग्यता, सदस्यों की योग्यता का जो वर्णन है वो हमारे संविधान के आर्टिकल 84 में अनुच्छेद 84 में दिया गया है। अगर इस 84 के तहत बात करें तो लोकसभा का सदस्य होने के लिए, लोकसभा का सदस्य होने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष है, कि कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 25 वर्ष है, जो भारत का नागरिक है और किसी भी लाभ के पद पर नहीं है। लाभ के पद का वर्णन हम किसी और वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। तो जो व्यक्ति 25 वर्ष की आयु पार कर चुका है और वो व्यक्ति भारत का नागरिक है, ऐसा कोई भी व्यक्ति लोकसभा के सदस्य के लिए योग्य है, लोकसभा का सदस्य के लिए अपना नामांकन भर सकता है। और उसके बाद जो चुनाव होते हैं, चुनावों में निर्वाचित होने के बाद ही कोई सदस्य लोकसभा का सदस्य बनता है। अनुच्छेद 84 के तहत ही अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा का सदस्य होने के लिए किसी भी व्यक्ति को न्यूनतम आयु 30 साल चाहिए होती है, यानी 30 साल की जो आयु है वो उसका वर्णन जो है विवरण है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 साल न्यूनतम आयु होनी चाहिए और व्यक्ति किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। इसी के साथ अगर मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएट करूं दोनों चीज़ों को, लोकसभा और राज्यसभा, कि देखिए लोकसभा के सदस्य जो भी पहुंचते हैं संसद में, उनका एक निर्वाचन प्रणाली के द्वारा चुनाव होता है, इलेक्शंस लड़ते हैं लोग और चुनाव जीतने के बाद ही कोई व्यक्ति लोकसभा में निर्वाचित सदस्य के तौर पर पहुंचता है। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा की जो चुनाव प्रणाली है उसका थोड़ा सा अलग प्रावधान है कि विभिन्न राज्यों में जो भी सीटें निर्धारित की गई हैं, जो भी सीटें तय की गई हैं, उन सीटों का चयन, उन सीटों पर किस राज्य से कितने लोग निर्वाचित होंगे, कितने लोग चुनकर राज्यसभा पहुंचेंगे, इसका एक विशेष चुनाव प्रणाली के द्वारा राज्यों में निर्धारण होता है। राज्य के सभी विधानसभाएं, विधानमंडल इस बात का चयन करते हैं कि उनके राज्य से चुनकर कौन व्यक्ति राज्यसभा में जाएगा, उनके राज्य की बातों को संसद में रखेगा। तो इस तरह हमने बात की। हमारे अगर हम अनुच्छेदों की बात करें, सिक्वेंसिव लेकर चलें अनुच्छेदों को, तो देखिए यहाँ हमने अनुच्छेद 79 जिसमें संसद का वर्णन है उसकी बात की, 80 जिसमें राज्यसभा का वर्णन है, 81 लोकसभा का वर्णन है, 82 यानी लोकसभा की जो सीट्स हमने जैसे बात की थी कि जो राज्यों में राज्यानुसार सीटें बांटी हुई हैं लोकसभा में, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अनुसार। तो उदाहरण के तौर पर हम लें, अगर दिल्ली में वर्तमान में 7 लोकसभा सीटें हैं और इसका रीसफलिंग जिसे हम कहते हैं कि अगर जो सीटें जिस राज्य को जितनी देर दी हुई हैं, अगर उनकी संख्या में कोई परिवर्तन होना हो तो वो जनसंख्या के आधार पर होता है और इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 82 में है कि जिसमें लोकसभा की सीटों को लेकर रिडिस्ट्रीब्यूशन का प्रावधान है। तो अनुच्छेद संविधान का 79, 80, 81, 82, 83 के हिसाब से बात करें तो जिसमें दोनों ही सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, इसका प्रावधान है 83 में। 84 की हमने बात की कि जिसमें दोनों ही सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होंगे उनकी योग्यता क्या होगी, उनकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, इस बारे में जानकारी संविधान के अनुच्छेद 84 में 84 में है।
और इसके बाद हम और प्रावधानों की बात, अनुच्छेदों की बात करने वाले हैं इसी वीडियो में। यहाँ देखिए, राष्ट्रपति की अगर बात करें तो राष्ट्रपति का मैंने कहा कि हम किसी और वीडियो में बहुत विस्तार से राष्ट्रपति के अधिकार, उनकी शक्तियाँ, अनुच्छेदों सहित हम विस्तार से किसी और वीडियो में बात करेंगे। यहाँ वीडियो में हम बात करें कि क्योंकि राष्ट्रपति लोकसभा के, संसद के बड़े महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, संसद के महत्वपूर्ण भाग हैं, तो इसीलिए राष्ट्रपति का प्रावधान कि हमारे देश में राष्ट्रपति होंगे, इसका विवरण हमें संविधान के अनुच्छेद 52 52 में मिलता है। और 56 अनुच्छेद, मतलब ये जो राष्ट्रपति हैं उनका कार्यकाल भी लोकसभा की ही तरह 5 वर्ष का होता है, 5 साल का होता है, जिसका विवरण, जिसका जानकारी, जो विवरण है वो हमें संविधान के अनुच्छेद 56 में मिलता है। संविधान के अनुच्छेद 56 में वर्णन है राष्ट्रपति के, जिसमें राष्ट्रपति वाली वीडियो जब हम बनाएंगे तो उसमें विस्तार से बात करेंगे। तो क्योंकि हम यहाँ संसद की बात कर रहे हैं, संसद के तीनों अंगों की विस्तार से बात कर रहे हैं, तो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तीनों संसद के महत्वपूर्ण अंग हैं। और अगर मैं बड़ी साधारण शब्दों में कहूँ, क्योंकि ये वीडियो जो छोटी कक्षाओं के बच्चे हैं वो भी देख रहे हैं, तो देखिए, संसद वो देश का सदन है, संसद देश की वो संस्था है कि जो देश में सभी नए कानूनों को बनाने और पुराने कानूनों में किसी भी प्रकार का संशोधन करने, परिवर्तन करने, बदलाव करने का काम करती है। और थोड़ा सा प्रोसीजर की बात करें अगर मोटे तौर पर, हालांकि विस्तार से हम किसी और वीडियो में इसकी बात करेंगे, तो देखिए, लोकसभा में कि कोई भी जो प्रावधान, जो जिसको कानून बनाना है या फिर पुराने कानून में संशोधन करना है, तो इसके लिए क्या होता है कि कोई भी प्रावधान लोकसभा या राज्यसभा में लाया जाता है। अमूमन लोकसभा में कोई भी प्रावधान जिसे हम जब वो कोई भी प्रावधान, कोई भी संशोधन कहाँ लोकसभा में लाया जाता है, तो जब कोई भी लाया जाता है प्रावधान, कोई भी प्रस्ताव संशोधन के लिए या नया कानून बनाने के लिए, तो उसे उस समय तक विधेयक कहा जाता है। विधेयक मतलब कि जिस पर विधान बनाना है, कानून बनाना है, और जब वो पास हो जाता है पूरी प्रक्रिया के द्वारा, पूरे प्रोसीजर के द्वारा, उसके बाद वह कानून कहलाता है। तो देखिए, लोकसभा, राज्यसभा में इससे पास होने के बाद कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है, और तीनों अंगों की महत्वपूर्ण भूमिका है किसी भी जो हमारे देश की विधान प्रक्रिया है, कानूनों के बनाने या उनमें संशोधन करने की प्रक्रिया है, उसमें। तो यहाँ तक हमारा टारगेट है कि हम 79 से, यानी संसद वाला जो हिस्सा है, संसद की संरचना वाला हिस्सा, उसमें जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं संविधान के, उनके बारे में बात कर रहे हैं, उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ मोटे तौर पर आपने लोकसभा, राज्यसभा और संसद के जो तीनों अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उनके बारे में अभी तक समझ लिया होगा। और मैं चाहूँगा कि जब ये आप वीडियो देख रहे हैं तो उस समय आप इस वीडियो से अपने खुद के नोट्स भी बनाएं, जिससे कि आपको वो चीज़ें याद रहें, और जब भी आपको लगे कि उसे दोबारा देखने की ज़रूरत है, आप उन चीज़ों को दोबारा देख सकें। तो यहाँ कुछ और चीज़ें जो संविधान और संसद से जुड़ी हैं, यानी कि संविधान के तहत संसद है, और उसमें जो कुछ और अनुच्छेद जो संरचना से संबंधित हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए, संसद, हमारे जो संविधान में संसद को लेकर जो अनुच्छेद हैं, हमने बात कर ली कहाँ तक, 79, 80, 81, 82, 83 और 84। अब हम बात कर रहे हैं, तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि आज की हमारी इस वीडियो में हम संसद की संरचना और उसमें संबंधित जो अनुच्छेद हैं, एक सीक्वेंसिव, एक क्रम में संविधान के अनुच्छेद 79 से लेकर 88 तक हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं, जिसमें से हमने 79, 80, 81, 82, 83 और 84 की बात अपनी कर ली है। अब इसके बाद कुछ और जो चीज़ें जो संसद से और संसद के कार्यों से जुड़ी हुई हैं और इन अनुच्छेदों से संबंधित हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो आगे इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आर्टिकल 85, संविधान का अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 86, अनुच्छेद 87 और अनुच्छेद 88, आर्टिकल 85, 86, 87 और 88 के बारे में हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। तो देखिए, संविधान का जो संसद से संबंधित जो अनुच्छेद है 85, 85, उसमें बात करें तो इसमें संसद के सत्रों को लेकर, संसद के जो दोनों सदन हैं, दोनों सदनों के सत्र को लेकर, उसके सेशंस को लेकर, संसद के सत्र को लेकर विस्तृत जानकारी दी गई है कि संसद के सत्र कितने समय के होंगे, और संसद जो की जो सत्र की अवधि होगी
वो कितने की होगी? राष्ट्रपति समय समय पर संसद के सत्र बुला सकते हैं और साथ ही आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति जो किसी भी सत्र का आयोजन कर सकेंगे, संयुक्त सत्र बुला सकेंगे। तो ये सभी जो प्रावधान हैं वो संविधान के अनुच्छेद 85 में है। एकल सत्र यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सत्र आयोजित करने का आदेश राष्ट्रपति दे सकते हैं, और या फिर दोनों ही सत्रों का किसी विशेष स्थिति में दोनों सत्र जो सदन हैं उनका एक संयुक्त सत्र भी राष्ट्रपति बुला सकते हैं। इस सब का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 85 में है, संसद के सत्र के विषय में। और इसके बाद हम बात करें हमारे अनुच्छेद का, संविधान का अनुच्छेद 86, तो इसमें राष्ट्रपति के अभिभाषण, दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर जानकारियां दी गई हैं। तो अभिभाषण और सूचनाएं, यानी कि राष्ट्रपति को दोनों ही सदन जो हमारे लोकसभा और राज्यसभा हैं उनमें अभिभाषण की जो प्रावधान है वो संविधान के अनुच्छेद 86 के तहत हैं। यानी कि राष्ट्रपति दोनों सदनों में एक एक करके या फिर दोनों सदनों में संवेद तौर पर, संयुक्त तौर पर भी अभिभाषण दे सकेंगे, और इस प्रयोजन के लिए जो सदस्य हैं उनकी उपस्थिति की अपेक्षा भी कर सकते हैं राष्ट्रपति। और साथ ही साथ राष्ट्रपति संसद में कोई भी जो प्रस्ताव, कोई भी जो प्रावधान लंबित है, पहले से पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसके विषय में किसी भी सदन को, लोकसभा या राज्यसभा को या दोनों सदनों को संयुक्त तौर पर सूचनाएं भेज सकेंगे या फिर उनसे सूचनाएं ले सकेंगे। इस सब का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 87 में है, 86 में है। यहाँ जब हम सत्र की बात करें तो यहाँ ये भी प्रावधान है कि जो संसद के सत्र होंगे उनमें दो सत्रों के बीच, यानी दो सेशंस के बीच 6 महीने से अधिक का समय नहीं होगा। यानी कि जो सत्र होंगे, दो सत्रों के बीच की जो दूरी है, दो सत्रों के बीच का जो अंतराल है वो 6 महीने से अधिक का नहीं होगा। यानी कि 6 महीने से पहले किसी एक सत्र को करने के बाद अगला सत्र कराना अनिवार्य होता है। इसके बाद हम बात करें आर्टिकल 87 की, ये विशेषकर राष्ट्रपति के अभिभाषण से संबंधित है। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, विशेष अभिभाषण से संबंधित है संविधान का अनुच्छेद 87। यानी कि राष्ट्रपति क्या हो सकेगा कि राष्ट्रपति लोकसभा के लिए में क्या कहते हैं कि कोई भी सामान्य जो लोकसभा का गठन होगा तो लोकसभा के प्रारंभ में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होगा। जब भी कोई लोकसभा गठित होगी, जैसे कि 2019 में लोकसभा गठित हुई, देश की 17वीं लोकसभा, इस लोकसभा के गठन में जो पहली बैठक होगी उस बैठक की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से ही होगी। और साथ ही साथ प्रत्येक वर्ष लोकसभा की गठन के प्रारंभ में और साथ ही साथ जो प्रत्येक वर्ष के जो बैठकें प्रारंभ होंगी, सत्र प्रारंभ होंगे, उनमें भी उनका प्रारंभ भी राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के साथ ही होगा। इसके साथ साथ राष्ट्रपति को दोनों ही सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में, विशेष अभिभाषण या विशेष स्थितियों में अभिभाषण का भी अधिकार होता है। इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 87 में है। अंतिम अगर बात करें अनुच्छेद जो इस संसद से के विषय से संबंधित है, वो है संविधान का अनुच्छेद 88। तो इसमें अनुच्छेद में है कि सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार, जो मंत्री हैं सदनों के मंत्रियों और महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल के अधिकारों के संबंध में है। यानी जो संसद के सदन हैं उन सदनों में अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी और जो मंत्री हैं उनके क्या अधिकार होंगे, इसके विषय में यहाँ उल्लेख दिया गया है। तो देखिए यहाँ जो 88 अनुच्छेद है हमारा, उसमें ये वर्णन हमें मिलता है, जानकारी मिलती है कि प्रत्येक मंत्री जो भी सदनों के मंत्री हैं उनके और भारत के जो महान्यायवादी हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं, को ये अधिकार हुआ कि वह किसी भी सदन में अभिभाषण दे सकते हैं, किसी भी सदन की बैठकों में भाग ले सकते हैं और वो सदन की कार्यवाहियों का हिस्सा रह सकते हैं। लेकिन
इसमें ये प्रावधान है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो महान्यायवादी हैं या फिर जो मंत्री हैं, वो संसद की कार्यवाही में भाग लेने और उनमें अभिभाषण देने तक सीमित हैं। उन्हें इसकी कार्यवाहियों के दौरान वोट देने का, अपना मत देने का अधिकार नहीं होगा। इस सब का प्रावधान हमारी संसद के संविधान के अनुच्छेद 88 में है। आज के इस वीडियो में हम बात कर चुके हैं संसद के बारे में। तो मुख्य रूप से हमने संसद की संरचना के विषय में बात की, संसद की संरचना और उससे जुड़े हुए संविधान के अनुच्छेद। और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में इस तरह के सवाल जो अनुच्छेदों से संबंधित हैं या फिर हमारी पॉलिटी, राजनीति विज्ञान में संबंधित हैं, वो पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ इस वीडियो में हम बात कर चुके हैं आर्टिकल 79 से 88, जिसमें मुख्य तौर पर संसद की संरचना को लेकर जो सभी जानकारियां हैं वो हैं। इसके बाद हम अपने अगली वीडियो में बात करेंगे कि संसद की जो अधिकारी वर्ग के लोग हैं, संसद के जो अधिकारी हैं, उन सभी के विषय में, और अनुच्छेदों के साथ ही हम बात करेंगे कि संसद में किस अधिकारी को क्या अधिकार प्राप्त हैं, उनके क्या दायित्व, कितनी जिम्मेदारियां हैं, उस सब की चर्चा हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। और आज की इस वीडियो के माध्यम से आप संसद और उसकी संरचना के विषय में बहुत कुछ सीख पाए होंगे। और अगर आपको ये जानकारियाँ सही लगती हैं तो ऐसे ही टॉपिक हम अपनी वीडियोस में लेकर आते रहेंगे। ऐसी वीडियोस के साथ आप सभी के बीच उपस्थित होते रहेंगे।